क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में फार्मूला 20 नंबर में जरूर आता है। जय हिंद। चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 10th मैथ का ऑल फार्मूला। आप किसी भी बोर्ड में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप क्लास 10th में है ना, मैथ यानी कहने का अथवा सिलेबस में मैथ है ना, तो आपको ये फार्मूला का नीड पड़ेगा। ठीक है, सारा चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला बना दिए हैं। आप प्लस बता दें कि पिछले जो वीडियो हमने डाला था आपके लिए, उस वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, है ना। 21 लाख प्लस उसका व्यूज़ है उस वीडियो का, है ना। 21 लाख प्लस व्यूज़ है उस वीडियो, यानी 2 मिलियन से भी अधिक प्यार दिया उस वीडियो को आप लोगों ने। इसलिए हम आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आए हैं। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। आप अभी जो पढ़ रहे होंगे, कोई भी फार्मूला का वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें क्या देखते हैं आप? सबसे ज़्यादा जरूरत की चीज़ें क्या देखते हैं आप? कि आपका बुक बन जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो ना बनता है। तो आपको आई वीडियो में हम इन्हें चीज़ दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी फार्मूला ऐड कर दिए हैं। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव में जो फार्मूला लगता है वो सारा फार्मूला वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए हम इस बकवास को बंद करते हैं और शुरू करते हैं इस फार्मूला को। देखिए, है ना, कि आपको वास्तविक संख्या, है ना, यूक्लिड साहब है, देख लीजिए इधर, है ना, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 से सबसे ज़्यादा आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि क्लास 10th मैथ का ऑल फार्मूला, है ना, इसमें किस चीज से स्टार्ट किया गया है। तो देखिए एक लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना। अब बता दिया आपको कि एक लेसन में स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम, चैप्टर का नाम रहेगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखिए सुनिए, पहला देखिए आपको दिख रहा होगा पहला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, क्या होता है फार्मूला था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अच्छा, तो और इसका एगो नाम बताइए। तो ए बराबर जना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, आपको ये रखना है फार्मूला, ऐसे ही लिखते जाना है, जिसमें, है ना, जैसे होता है ना 0 बराबर आर, आर से बढ़ का होता है बी, ऐसे इसको संकेत करता है ना। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। एचसीएफ मतलब बाबू, इसका एचसीएफ मतलब होता है 900, एचसीएफ मतलब 900, एलसीएम मतलब 900, है ना, 900 और 900 यानी महत्तम समावर्तक। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अगर x का पावर 0 डिग्री का मान हो तो कितने होगा? 1। कुछ सवाल पूछ दिया, खाली 0 डिग्री पावर दे दे उसका, है ना, तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, ये लेसन से ही आता है। अच्छा, एक और फार्मूला इसी को बनाते हैं, जब तोड़ के इसको टूट के बनता है ये वाला, जैसे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला होता है। बस इतना ही फार्मूला आपको एक लेसन में जरूरत पड़ेगा, इससे बेसिक फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलिए 2 लेसन शुरू करते हैं, यानी 2 लेसन स्टार्ट करते हैं बहुपद को। देखिए बहुपद यानी 2 लेसन, इसमें कितना फार्मूला है और क्या फार्मूला का नीड है वो देख लीजिए, है ना। बहुपद का सबसे पहले आप देखिए कि बहुपद में, है ना, कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस, इसको पढ़ते हैं अल्फा, लिखे हैं नीचे में दिखा देते हैं आपको, इसको पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है। अच्छा, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अगर फार्मूला डायरेक्ट लिखना है आपको तो बराबर माइनस बी बट्टा ए। आप शून्यक नहीं निकाले हैं, अगर शून्यक निकाले हैं तो अल्फा बीटा दोनों एगो फार्मूला जो निकलता है ना शून्यक, जैसे x बराबर 2 और फिर x बराबर -2 या x बराबर 4, तो वो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो योगफल हो जाएगा। वही लिखिए अल्फा प्लस बीटा, और ना डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो माइनस बी बट्टा ए। ध्यान रहेगा। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बट्टा ए, वही गुना करके सी बट्टा ए, फार्मूला डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, फिर अल्फा, है ना, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा गुने अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इतना होता है इसका त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब देख लो, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछे तो माइनस बी बट्टा आई। अच्छा, अगर पूछ दे 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, है ना, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। हम आपको पहले बताए थे कि ऑब्जेक्टिव का जितना भी सवाल होगा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी इसमें आपको मिल जाएगा। वन फार्मूला 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा अगर आपसे पूछ दिया तो, है ना, तो माइनस बी बट्टा सी लिखना है आपको, माइनस बी बट्टा सी लिखना है आपको, माइनस बी बट्टा सी, माइनस
बी बटा सी, इसका यहाँ पर पूरा छुटा हुआ है, माइनस बी बटा सी होगा यहाँ पे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा था, माइनस डी बट्टा आई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बट्टा आई। ठीक है, अब देख लीजिए इधर, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पूछ दिया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पूछ दिया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना तक। अब आ जाओ, है ना, इधर देख लो कि अगर अल्फा माइनस बीटा बराबर पूछेगा तो रूट अंडर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू माइनस, है ना, स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछ दिया तो बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर अल्फा, है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और कोस्ट उसके बाद ओपन करके अल्फा प्लस बीटा इंटू होल कोस्ट कर देना उसको। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद 10 नंबर देख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर पूछ दिया, यानी होल स्क्वायर नहीं दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा एक बार और एक बार अल्फा इंटू बीटा, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, या ये भी लिखा था बराबर इक्वल, या ये भी लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए पूरा, ये दो लेसन बहुपद का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहिएगा, कहीं आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, है ना, तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना, कि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है, बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है। अगर आप इसको लिख रहे हैं वीडियो में, है ना, तो जब आप थोड़ा थोड़ा जब समझ ले तो उसको रोक के फिर लिख ले, फिर समझ ले फिर रोक के उसको लिख ले। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, और नहीं तो पूरा एक बार समझ ले और अगला बार रोक रोक के लिख लें फटाफट करके। ठीक ना, समझ जाइएगा, ऐसे लिखिएगा। बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है, देखिए अगर बहुपद नहीं होने का शर्त, दूगो शर्त हम आपको बताते हैं, मेन दूगो शर्त। ठीक है, और दो ही शर्त में पूरा शर्त खत्म हो जाएगा आपका। ठीक ना, तो पहला कि चर संख्या के रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर क्या होता है भैया, तो देखिए हम नीचे चर भी शो कर दिए, चर संख्या एक्स वाई जेड सबको चर संख्या बोलते हैं। अचर क्या होता है भैया, तो 1 2 3 सबको जो है ना अचर संख्या कहते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ गए मेरे बात को, है ना, कि 1 2 3 को अचर संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैप्टन समझो बात को, कि चर संख्या के रूट के अंदर नहीं, यानी रूट एक्स कहीं पर रहेगा, रूट पर खाली, तो बुझ जाइएगा अचर है, क्या है, सॉरी चर है, तो बुझ जाइएगा ये कथी होगा, ये बहुपद नहीं होगा, है ना, ये चर है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी भी कहिएगा कि रूट दूर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ये होगा भाई, है ना, क्या कि अचर है। अच्छा, चर संख्या का भिन्न के हर के रूप में ना हो, यानी कहीं पर 1/x लिखा है प्लस x लिखा है, ऐसे लिखा है तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। स्क्वायरो दिया है तो नहीं होगा, वो बुझिए ना, वो नहीं होगा, है ना, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ दे, चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछ दे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको आता है ना। अब चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको आता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब पूछ दिया तो ये भी आपको आता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी आपको आता है। ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पूछ दे क्या होगा, तो ए प्लस बी, है ना, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर पूछ दिया तब ए माइनस बी, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आपको लिख देना है पूरा। बस यहीं तक आपका दो लेसन पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, दो लेसन इतना ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, हम शुरू करते हैं 3 लेसन, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 लेसन। ठीक है, देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देखो, कहता है a1 बट्टा a2, यहां पर a2 है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 होता का सब होगा। देखिए सुनिएगा पहले, अगर इसी को ऐसे भी पढ़ता है कितना है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, अगर हो तो क्या होगा, पहले तो सुनिए संगत होगा, ग्राफ जो होगा संपाती होगा, यानी संपाती केहन होता है, यानी ग्राफ के मतलब जो पूछता है संपाती केहन होता है ना, आप देखना चाहिए संपाती कैसन होता है, दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए ई है ऐसे आपका, अगर ये वाला ऐसे है, आप पूछ रहा है कि संपाती क्या होता है, संपाती, अगर संपाती आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां से
यहां से गौर कीजिएगा, यहां से हमने क्या किया, एक रॉ को ऐसे आया, इसी पर आएगा तो यह संपाती कहलाता है हमारे भाई। क्या कहलाता है? संपाती। यानी एक गो पर आया तो ग्राफ संपाती कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं कटा तो संगत हल होगा अनेक हल। अनेक हल मतलब है ना बहुते हल, अनेक हल मतलब बहुते हल, ठीक ना। यह आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रित। अच्छा, A1 बट्टा A2 आप पहला वाला कट गया इस बार, B1 बट्टा B2 पहला वाला कट गया ऐसे, तब क्या होगा? देखिए संगत होगा, ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ वो ग्राफ एक प्रतिच्छेदी बनेगा। यानी अगर मान लीजिए ये ऐसे है, अगर इसमें ये वाला रेखा ऐसे गया है तो ये कहीं ना कहीं काटेगा इसको, यानी बीच में कहां पर कटेगा तो ग्राफ के बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, ओकरे प्रतिच्छेदी कहते हैं। एक कर केवल एगो हल होगा, यानी एक हल होगा एक कर, ठीक है। इसी को अविरोधी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको अविरोधी भी कहते हैं। अगला आइए, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। यानी देखिए ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 रहे, नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तो क्या होगा? इस असंगत होगा, ग्राफ जेकर होगा समांतर बनेगा ग्राफ। यानी कहने का मतलब हुआ ई जे है ना, ऐसे खींचते हैं ना, एक्स एक्स ना, एक्स डैश वाई वाई डैश, आई पर जो बनता रहता है ग्राफ, ऐसे दिखाते हैं आपको। एक ग्राफ के ना बनेगा, एक ग्राफ समांतर बनेगा, यानी आई प्रकार के बनेगा, एकदम बराबर रेल के पटरी के समान जाएगा और कहीं नहीं कटेगा, उसको बोलते हैं समांतर। समझ में आ गया है ना। अब देखिए बात को, अब थोड़ा आगे देखिए, बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब कहीं आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। देखिए आपको उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको एगो जरूरत पड़ेगा बर्ज गुणनखंड विधि का, यानी बर्ज गुणन विधि। आप आई के फॉर्मूला बहुत टीचर सब कहते हैं कि इन्नी से ना करो, इन्नी से ना करो रटो, हम कहते हैं आप ऐसे नहीं कीजिए, आपको हम तरीका बता देते हैं। बर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर, देखिए BC माइनस BC, दो बेर लिखिए इसको, BC माइनस BC, बस BC को दो बेर, अब बट्टा में दीजिए AB माइनस AB, AB माइनस AB, x बराबर BC माइनस BC, और बट्टा में यानी अपॉन नीचे में AB माइनस AB, बस इतने कर दिए। आई पर एगो कोड बैठा दीजिए, 21 12 21 12 12 21, बस हो गया। यही फॉर्मूला होता है, x बराबर यही फॉर्मूला है, देखिए यही फॉर्मूला है ना। x बराबर BC माइनस BC, यानी x बराबर BC माइनस BC अपॉन में AB माइनस AB, और 21 12 12 21, ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही आपको y का फॉर्मूला बनाना है। अब y का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए y बराबर होता है CA माइनस CA, है ना, नॉट फारे माइनस फारे, CA माइनस CA, है ना, AB माइनस AB, नीचा वाला सेम लिखिएगा, है ना, AB माइनस AB, इसका भी फॉर्मूला सेम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 21 12 12 21, याद करने का झंझट खत्म। 21 12 12 21, यानी उसका था कथी, तो उसका BC माइनस BC था, इसका CA माइनस CA था, दोनों के सबके नीचा में तो ये भी रहबे करेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको रखना है ना, 21 12 12 21, ठीक है, ऐसे ही कर देना है आपको, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए बर्ज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला खत्म हो गया। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुने समय होता है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो दूरी बट्टा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय, और समय बराबर तो दूरी बट्टा चाल, ठीक है, दूरी बट्टा चाल। अब आ जाइए थोड़ा, अब देखिए आपका 3 लेसन का जो काम था वो खत्म हो गया, अब 4 लेसन का स्टार्ट होगा, है ना। आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण। अब 4 लेसन, अब 4 लेसन में क्या नीड है देख लीजिए आप, द्विघात समीकरण का, ठीक है। आपको जितना जितना फॉर्मूला और जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सबको हमने इसमें निचोड़ कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है विविक्तर या विवेचक, यानी डी, और डी बराबर क्या होता है? तब B² माइनस 4AC, क्या होता है मेरे भाई? B² माइनस 4AC, क्या होता है? B² माइनस 4AC। सुनेगा, इसमें फिर x बराबर क्या होता है? तो x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा में 2a। आप d के मान ई वाला बैठा दीजिएगा यहाँ पर जो आएगा सो, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो x बराबर माइनस बी प्लस, है ना, प्लस रूट डी बट्टा में 2a, x बराबर फिर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा में 2a, यानी d जो होता है, जो रूट जो होता है ना, प्लस माइनस दोनों में होता है, इसे बात ध्यान रखिएगा। अहिला लिखाता है 2 बेर, क्या समझे? यहाँ पर डी खाली डी चेंज, देखिए ना यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस हो गया। इतनी बात आपको याद रखना है। ये देखिए BC है ना, B² माइनस 4AC, बता ही दिए B² माइनस 4AC,
है ना। कभी आपको दो तीनों कंडीशन में आएगा, कभी जीरो बड़का रहेगा, कभी जीरो छोटका रहेगा। केना केना क्या कीजिएगा, सुनिए। अगर डी बड़ा रहा, ठीक है, जीरो मतलब उधर छोटा रहा, तो वास्तविक असमान होगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। डी बड़का रहा, जीरो छोटा रहा, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर डी बराबर जीरो रहा तो वास्तविक असमान होगा। डी बराबर जीरो रहा तो वास्तविक और समान होगा, ध्यान रखिएगा। डी बराबर जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। और डी से यानी डी छोटका हो जाएगा, जीरो बड़का हो जाएगा, तो काल्पनिक होता है, इसका कोई मूल नहीं होता है। ये काल्पनिक होता है, इसका कोई मूल नहीं होता है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना बात याद रहेगा आपको, ठीक है। आप इस सवाल को जो बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देख लीजिए समांतर श्रेणी, है ना। इसमें अर्थमेटिक्स प्रोसेस क्या होता है ना, प्रोग्रेशन। इसमें देखिए, अगर एन बराबर देखिएगा तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी। ए बराबर एन बराबर पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी, समांतर है ना श्रेणियां में। देख लीजिए गौर से, है ना। आप 5 समांतर श्रेणियां है, उसको गौर से देखिए कि एन बराबर पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी, ठीक। अब देखिए एस एन बराबर क्या होता है, तो अब एस एन बराबर होता है एन बट्टा टू, और टू ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी, ध्यान रखिएगा। अब फिर एस एन बराबर एन बट्टा टू, यहां पर दो गो ए था ना, तो एगो ए रह गया, और एगो ए अगर दो गो ए था तो देखिए ए प्लस ए, और इस सब ए एन के बदला में डायरेक्ट लिखा गया, ये वाला ए एन के बदला में ए एन डायरेक्ट। समझ में आ गया आपको, इस सब ए एन लिखा गया, तो एन हाइते बनता है फार्मूला, तो एन बट्टा टू ए प्लस ए एन, ठीक। अब देखिए अगर सार्व अंतर का बात कीजिएगा यानी डी निकालने का, तो ए टू माइनस ए वन, यानी हम अपना भाषा में कहे तो जो पिछला पद होता है ना, यानी अगला पद जो कहते हैं आप लोग, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, घटा दीजिए निकल जाएगा। एन बराबर एस एन माइनस एस एन, और माइनस वन भी बनता है, वो फॉर्मूला बनता है इस पर। एस एन मतलब योगफल होता है, एन मतलब पदों की संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। एस एन मतलब हो गया योगफल, एन मतलब पदों की संख्या, ठीक। अब ब्याज बराबर कहेगा, फॉर्मूला लगेगा आपको 5.1 में इसका जरूरत पड़ता है, ब्याज बराबर तब पी गुने आर गुने टी बट्टा में 100। ए को प्रथम पद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम, ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम एन धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दिया तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होगा इसका फॉर्मूला। अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ दिया तो n इंटू एन प्लस वन सिर्फ हो जाएगा। अब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया, यानी योग पूछ दिया तो n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से अब इससे ज्यादा आपका इसमें नीड नहीं पड़ेगा। अब 6 डिशन देख लीजिए, यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज देख लीजिए, है ना। इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए, अगर समरूपता का नियम पूछा आपका कि समरूप होने का शर्त क्या होता है, तो समरूप होने का दूगो शर्त, ये 2016 में पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा। दूगो शर्त, संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो। यानी पहला समरूपता के नियम में यानी समरूप होने का शर्त हो जाएगा संगत कोण बराबर हो, और दूसरा से संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, गौर कीजिएगा, लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार बराबर कर्ण बट्टा कर्ण। ये जब थेल्स पढ़ने से प्रूव करते हैं तब जरूरत पड़ता है इसका, है ना। स्टार्टिंग में जो करते हैं तो इसका जरूरत पड़ता है थेल्स पाइथागोरस में, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है मेरे भाई। अगर पूछ देगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा को ए से सूचित करते थे, ए स्क्वायर यहाँ पर रहता, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3 गुने, है ना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण यानी ऊंचाई क्या होगा, विकर्ण या ऊंचाई, तो √3/2 गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा निर्देशांक ज्यामिति, देख लीजिए। अब गौर कीजिए, दूरी सूत्र पूछेगा आपसे पहले, तो जब भी दूरी सूत्र पूछेगा आपसे, फॉर्मूला हम पूछेंगे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तब बराबर में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में फार्मूला 20 नंबर में जरूर आता है ना, 20 नंबर में
प्रत्येक एग्जाम में फार्मूला 20 नंबर में जरूर पूछता है और पूछता है, इसलिए आपको फार्मूला का इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, समझिए, है ना। तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है, तो 0,0 मूल बिंदु होता है। कहीं नहीं समझ लेते हैं। देखिए ई जो है ना, ई चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश का देखिए, ई जो प्रत्येक भाग इसका चतुर्थांश कहलाता है। पहला वाला जो भाग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई में जो होता है प्रथम पद, इसको बोलते हैं, इस साइड वाला को प्रथम पद, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, है ना। 4 गो पद है, देख लीजिए। अब इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आप सुनिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप कहिएगा इसका उपयोग कहाँ होता है, इक्वल पूछता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा -5,6 कोण में, तो आप पहले माइनस दूसरा प्लस, तो पहले माइनस और दूसरा प्लस, ये हो जाएगा, है ना, यानी ई द्वितीय में। तो यहाँ पर द्वितीय होगा, वो मार दीजिएगा इसे आंसर। अला ये बना दिए हैं, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस दोनों कोण में, तो आप देखिए माइनस माइनस में तृतीय में, तो मारिएगा तृतीय आंसर। समझ में आ गया आपको? हाँ, अब आपको आ गया होगा। अब देखिए यहां पर जो होगा ना, ये मूल बिंदु होता है, तो ये 0,0 होता है। यहाँ पर मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 होता है, कहला कि दोनों के कटान बिंदु ना कुछ नहीं है, तो 0,0 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक बात और समझ लीजिए, अगर यहां पर ये x होता है, ये y होता है, तो x से दूर वाला बिंदु क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। x के नाम होता है x अक्ष, x निर्देशांक, x, है ना, या भुज। इसको y को कहते हैं y अक्ष, y निर्देशांक, y या कोटि। तो x के दूर बिंदु क्या हो जाएगा, यानी भुज के दूर बिंदु तो कोटि हो जाएगा, और कोटि के दूर बिंदु तो भुज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र देख लिया आप कि दूरी सूत्र क्या होता है, बराबर, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मूल बिंदु से, मूल बिंदु बराबर क्या होता है, तो 0,0 होता है मूल बिंदु। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, x अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x अक्ष पर, अगर x अक्ष पर पूछ दिया तो x, 0, y अक्ष पर पूछ दिया तो 0,y। कहला कि सवाल हमेशा x, y के फॉर्मेट में ही लिखाता है। तो जय पर पूछ दिया वो 0, बाकी बात जय पर रहे पूछ दिया वो रहेगा, और दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही x पर पूछा था तो x रहा, y 0 हो गया। अब y पर पूछा था, ये x 0 हो गया, y रह गया। ठीक है, अब देखिए कि मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 होगा, और y बराबर पूछेगा तो y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, मध्य विभाजन सूत्र। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में, अब देखिए आपने मध्य विभाजन देख लिया। अब केंद्रक यानी त्रिभुज के केंद्रक का देखिए, केंद्रक का जो होता है बीच वाला जो कटता है, तक नहीं पूछेगा कि त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला लगा, पूछा एग्जाम में बार बार, है ना। तो x बराबर क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 होगा। अब और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होगा। कितना, इतना भी ऐसे भी लिखता है कितना विद्यार्थी, है ना, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ई मध्य बिंदु का। और वही केंद्र कैसे भी लगा देता है, इसी में 2 है ना, यहाँ पर इसी में 3 जोड़ देता है, बटा में 3 कर देता है, ऐसे भी केंद्र का लगाता है। ठीक है, लेकिन x लेके आप बनाइएगा, कहीं समझ में अच्छा आएगा आपको और सामने वाले टीचर को भी। अगर देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो √x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर, जे दो दिए रहेगा दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, वही हो जाएगा। ठीक है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है। अच्छा, अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, है ना, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ध्यान रहेगा इतना। अच्छा, बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी बाहरी विभाजन सूत्र, है ना, वो अंदर वाला विभाजन था, अतः विभाजन सूत्र था, अंतर विभाजन सूत्र, ये बाह्य विभाजन सूत्र है, गौर कीजिएगा, है ना। इसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा, फंडा तो सेम ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा इसमें। x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1, यानी अपॉन मतलब बट्टा, ध्यान रखिएगा, है ना, अपॉन मतलब बट्टा। ठीक है, संरेखी होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा 0 होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आ जाइए जो इस चैप्टर का, ये पूरे किताब का, बुक का सबसे बढ़िया टॉपिक जो होता है और सबसे ज्यादा नंबर पूछे वाला टॉपिक होता है त्रिकोणमिति, है ना, ट्रायगोनोमेट्री, है ना। आ जाओ ट्रायगोनोमेट्री देख लो। अब इसमें देखो मेरे भाई, अब इसको याद करो। देखो अब P, B और H के आधार पर अनुपात, P, B, H के आधार पर अनुपात। अब डायरेक्ट याद करना है इसको, साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं साइन,
है ना, जैसे इसको साइन पढ़ते हैं, इसको कॉसेक पढ़ते हैं, इसको कॉस पढ़ते हैं, COS कॉस, TN टेन पढ़ते हैं, TAN टेन पढ़ते हैं इसको मेरे भाई। जैसे SIN साइन पढ़ते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद COS कॉस, इसको थीटा बोलते हैं मेरे भाई। TAN टेन, इसको थीटा बोलते हैं मेरे भाई, है ना। अब फिर देखो COSEC, इसको कॉसेक पढ़ते हैं और इसको थीटा बोलते हैं मेरे भाई। SEC सेक होता है, इसको थीटा बोलते हैं मेरे कैप्टन, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। COT, अब देखो COT यानी कॉट, इसको थीटा बोलते हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे लिख दिए, P का मतलब लंब होता है, B का मतलब आधार होता है, H का मतलब कर्ण होता है और इसका मतलब थीटा होता है, हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। अब कोसेक का तक इसका उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, H/P होता है। सेक, अब कॉस का B/H तो कोसेक का तो H/B, और टेन का P/B तो कॉट का B/P, है ना। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। इसका ऐसे भी याद करता है कितना, है ना, लाल काका करके याद करता था, तो ऐसे याद नहीं होता है ना। हम डायरेक्ट बोलते हैं आपको कि जैसे आप याद करते थे ना पहले, है ना। देखिए जैसे आप H कहते हैं, तो जैसे हिंदुस्तान होता है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब पाकिस्तान, है ना, भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे आप बना दीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे, देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, है ना। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा अब प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा और बी से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बट्टा में डाल दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे बट्टा में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, यहां पर लिख दीजिए कोसेक थीटा, ठीक। अब इसका देखिए, इसका होता है कॉस, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का भैया सेक होता है, तो सेक दे दीजिए यहां पर। इसका क्या होता है, तो भैया टेन होता है, टेन थीटा। इसका क्या होता है, तो भैया इसका कॉट होता है, तो कॉट थीटा दे दीजिए, है ना। देखिए साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। वाओ, समझ में आ गया। अब देखिए उल्टा जाइए इसको, कोसेक से H/P, सेक से H/B और कॉट से B/P। बस याद हो गया, सिंपल, है ना। याद हुआ ना, सिंपल तरीका से याद हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया आपको कि कितना आसानी से बन जाता है ना। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, या ऐसे याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B और कोसेक थीटा बराबर H/B, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे वैसे याद कर लीजिए। आइए अब, है ना, आप P का मतलब बता भी दिए थे, P का मतलब क्या होता है, लंब, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण। आ जाओ, लाल काका पहले पढ़ा जाता था, है ना, अब नहीं उतना। देखिए व्युत्क्रम के आधार पर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 साइन थीटा, 1 में साइन थीटा। अब दूसरा होता है कोसेक गुने सेक बराबर 1, यानी कोसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 सेक थीटा। अब कहेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 कॉस थीटा। अगर फिर कहते हैं टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। हम कहेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 टेन थीटा। ये व्युत्क्रम के आधार पर था, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब होता है ऊपर 1 और नीचे एज इट इज लिखना, उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए वर्ग के आधार पर, देखिए वर्ग के आधार पर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ाया, तो रूट अंडर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कहा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन का फॉर्मूला था। अगर सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, तो सेक स्क्वायर यानी थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने कहा सेक थीटा बराबर, है ना, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने कहा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने कहा टेन थीटा बराबर, तो खाली स्क्वायर चढ़ा देंगे उस पर, स्क्वायर चढ़ा दिए, है ना, सॉरी स्क्वायर हटा दिए रूट चढ़ा दिए, स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे, तो रूट चढ़ा दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है,
अगर पूछ दे फिर से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है। कितना होता है? एक होता है मेरे भाई, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो मेरे भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा मेरे भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने कहा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है आपको, है ना। अतः कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला है पूरा 8 लेसन का, है ना। 8 लेसन का फॉर्मूला देख रहे हैं अभी आप। अब थोड़ा देख लीजिए एक थीटा के आधार पर, यानी थीटा के आधार पर। अब देखिए थीटा के आधार पर अगर 90 माइनस थीटा के आधार पर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा साइन और टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। बोलने का प्रयास कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरा बात, है ना। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है इसमें कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन है, साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। मेरे भाई अगर पूछ दे आपसे कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। खाली ये पर स्क्वायर चढ़ा दिया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज, तो यहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको हम पीडीएफ दे देंगे और व्हाट्सअप करिएगा, है ना। कॉल नहीं, व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सूत्रमान के आधार पर देखिए इसका, वैसे अगर अभी हम आपको ट्रिक नहीं बता सकते हैं, ट्रिक बताएंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो, है ना। तो ट्रिक नहीं बताते हैं आपको, ट्रिक का स्पेशल वीडियो हम दे देंगे इसका, ठीक है। ट्रिक का स्पेशल वीडियो, अन्य तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ट्रिक बताए हुए उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं उसको, ठीक है। अलग वीडियो क्यों देखिएगा, क्योंकि लिंक है, हम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिए इसका ट्रिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो, ठीक है। कि साइन देखिए, साइन ये थीटा होता है, ये साइन, ठीक है, गौर कीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट, है ना। ये थीटा है, ये साइन है, तो ये साइन, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा ये पूरा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 बटा 2 होगा। आप याद कैसे करोगे इसको, तो ऐसे याद करोगे, साइन 0 डिग्री लिख लोगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो लिखोगे 0। फिर लिख दो साइन 30 का मान कितना होगा भाई, तो ऐसे लिख दो, फिर 1 बटा 2 ऐसे ही लिखो। साइन फिर 45 लिख दो, 1 बटा रूट 2। साइन 60 लिख दो, रूट 3 बटा 2। साइन 90 लिख दो, 1। अभी से याद कर लो। अब ये मत सोचना है कि एग्जाम का बहुत समय है, कुछ नहीं बचेगा। फिर समय कब चल जाता है पता ही नहीं चलता है। 3 महीना कब कैसे बीत गया पता हो चला ना चला, तो कैसे बीत जाएगा 8 से 9 महीना और पता हो नहीं चलेगा। अगला लिख के ही यादें कर लेना मेरे भाई, है ना। क्या समझा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिख के याद ही कर लेना। याद कर लियो मेरे भाई, बढ़िया रहेगा तेरे लिए, है ना। याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। देखो तो आपने देखा क्या, तो ऐसे याद करना, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, है ना। साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2, कॉस 45 का मान 1 बटा रूट 2 और कॉस 60 का मान 1 बटा 2 और कॉस 90 का मान 0। इसका ठीक उल्टा होता है, देखना गौर करना। इसका जो 0 डिग्री का मान होगा, ई इसका 90 डिग्री का मान होगा, कॉस के 90 डिग्री का मान, ई जैक का 90 डिग्री का मान होगा, ये डिग्री का मान होगा। ऐसे ही होता है, खाली 45 डिग्री सबके सेम होता है, 45 डिग्री सबके सेम होता है, बाकी बात मान चेंज होते रहता है। हम उसमें वीडियो में बता दिए हैं, नीचे जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो से आपसे ये पता चल जाएगा कि बनता कैसे है फॉर्मूला, ये भी हमने बता दिया उस वीडियो में, ठीक है। आपको लिंक हम जरूर डाल देंगे, ठीक है, ध्यान से डाल देंगे। अब देखिए 10, तो कॉस बता ही दिया आपको, 10 0 डिग्री का मान 0 और 10 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 और 10 45 डिग्री का मान 1 और 10 60 डिग्री का मान रूट 3 और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित पढ़ते हैं इसको, यहां लिख दिया हमने, उल्टा 8 कर देना है, उल्टा 8 अपरिभाषित, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपरिभाषित। उसके बाद कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, उल्टा हो जाता है इसका भी, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कोसेक होता है, गौर कीजिए। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 30 डिग्री का मान रूट 3 होता है और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है और कॉट 60 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 होता है और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब सेक देखो, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा रूट 3 होता है और सेक 45 डिग्री का मान रूट 2 होता है
और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, और सेक है ना 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है मेरे भाई। अब देखो कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और कोसेक है ना 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, इसको परिभाषित पढ़ते हैं, हमको आपको बता दिए थे पूरा। अब बता दिए, बार बार करें कि ट्रिक देखना हो तो इसके नीचे हमने डाल दिया इसका ट्रिक। जैसे उसका P/H का ट्रिक निकाले थे वैसे भी इसका ट्रिक निकाले हुए, बढ़िया ट्रिक है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, निकलता कैसे सवाल है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, यानी 12 लेसन। आप कहिएगा भैया इसमें तो आपने 9 लेसन ऐड ही नहीं किया, तो 9 में वही 10 का मान पूछेगा, साइन का मान पूछेगा, 10 0 का मान कितना होता है, और यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 10 में आपको वही पूछेगा कि वो वृत्त पर कितना रेखा खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा, है ना। तो इसका ट्रिक हम लास्ट में बता दिए हैं। ठीक है, तो लास्ट बता दिए, तो देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, देखिए 10 और 11 में रचना है तो ये कुछ पूछता नहीं है, इसलिए हम 12 बनाए हैं। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या यानी आर, रेडियस बोलते हैं इसको, व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास बराबर यानी डी बराबर क्या होगा, तो 2r होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर या परिमाप का है तो 2πr होगा। कितने होगा? 2πr। अगर ये वृत्त है, देखिए ये वृत्त है, इतना दूर कहेगा तो ये त्रिज्या होता है, और यह दूर के आधा और जोड़ दिया है, देखिए आधा और जोड़ दिया तो ये डी यानी व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। ये वाला जो पूरा कोना है, ये वाला ये गोल का, तो इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिमाप यानी, ध्यान रखिएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो यानी 1/2 πr² होता है, 1/2 πr² होता है, 1/2 πr², यानी आधा होगा ना तो 2/2 हो जाता है। देखिए πr² वृत्त का फॉर्मूला होता है कि आधा 2 से भाग दे दीजिए, तो 1/2 πr² कहते हैं इसको। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो πr+2r। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला, सब कोई भी फॉर्मूला बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। बताते हैं रीजन क्या, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है, इसलिए हम इसको डाले हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो πr+2r होता है ना, यानी पाई को r कॉमन ले लीजिए तो π+2 कह दीजिए। क्या समझे? अच्छा, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², यानी बड़का r² माइनस पाई छोटका r², या पाई कॉमन ले लेता है तो पाई इंटू r², बड़का r² माइनस छोटका r², इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या समझे? अर्धवृत्त देखिए आधा हुआ, यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, आधा मतलब यहाँ से अगर कहें तो ये r आधा वाला, ये वृत्त है आधा वृत्त, तो आधा वाला ये r, आधा वाला तो पूरा d हो जाता है, इसी को अर्धवृत्त बोलते हैं। आधा वृत्त मतलब अर्धवृत्त। ठीक है, ये वलय हो गया। जैसे देखते हैं ना चबूतरा सब जैसे बना रहता है, ब्रह्म बाबा सब होता है, और ऊपर चबूतरा जब बना रहता है ना, तो उसी को बोला जाता है वलय बोलते हैं उसको। या कभी देखिएगा बांध खुनाता है ऐसे गोल वाला, ऐसे करके साइड में रखता है ऐसे करके, तो वो जो बनता है चारों तरफ, उसी को वलय बोला जाता है, उसी को वलय बोला जाता है। आइए अब समझते हैं वलय, आप देख लिए। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ई मत याद कीजिएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है 1/4 πr², ये भी याद मत कीजिएगा, 1/4 πr², 1/4 πr², ऐसे याद कीजिएगा, 1/4 πr² होता है। यो कहता है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, πr²/4 है ना, तो इसको बोलते हैं 1/4 πr²। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश का परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2πr/4 या πr/2 + 2r, है ना, πr है ना बटा में 2 + 2r, ये होता है इसका फॉर्मूला, चतुर्थांश के परिधि का फॉर्मूला मेरे भाई। अगर कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस या कौन सा पूछेगा, तो आपसे पूछेगा वो लघु त्रिज्यखंड का, यानी जब भी कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु पूछ रहा है आपसे वो, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा मेरे भाई, तो θ/360 πr², θ/360 πr², θ/360 πr², याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर कह देगा त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो θ/360 है ना 2πr+2r प्लस इंटू 2r+l, ये होता है। तो कहिएगा भैया इसके जरूरत पड़ता है, तो ना इसके जरूरत नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, तो गौर का अपन नहीं करना है। ठीक है, अगर देखिए चाप की लंबाई क्या होता है, तो θ/360 है ना 2πr, ये पूछता है, θ/360 2πr। अच्छा, दीर्घ त्रिज्यखंड कितना निकलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए निकलता तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल वह होता है πr² - θ, और त्रिज्यखंड का भी पढ़े हैं आप, θ/360 πr², है ना। कहीं आगे दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
अगर ऐसे ही पढ़ के आए हैं अभी आप, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से तो ई वाला बुझिए गए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा आपसे कोई कि दीर्घ त्रिज्यक रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पूछेगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कभी कभी, है ना। तो 360 माइनस थीटा, है ना, 360 माइनस थीटा बट्टा में 360, अब पाई आर स्क्वायर, ई याद कीजिएगा, इतने आप भूल जाइए, है ना। ये आपको टीचर जब पढ़ाएगा ना तो लिखेबे करेगा वो, खाली आपको फॉर्मूला याद करना है। तो ई याद कीजिए कि दीर्घ त्रिज्यक का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा अब बट्टा में 360 पाई स्क्वायर। तो कहिएगा ई के लिए लिखे है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे कि कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न लिखा हुआ है पूरा कैसे होगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी भुजा बराबर क्या होता है, तब 4a होता है, क्या होता है, 4a होता है मेरे भाई, क्या होता है, तब 4a होता है, यानी 4a होता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर, ये बताए थे आपको। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब वृत्तखंड क्या होता है, तब वृत्तखंड जो होता है ना, त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड देखिए ई वृत्त है, आई में से एना वाला ई वाला निकाल लिए, यानी ई निकाल लिए, हम खाली ई निकाल लिए, तो इसी को त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। ई निकाल लिए था, देखिए ये निकाल लिए ना, अब लग रहा है कि निकाल लिए, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। अगर ई आई में इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा है आपको मेरा बात। अब देखिए कहीं फिगर बना लीजिएगा, है ना, ताकि आपको समझ में आवे। इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, यहां से यहां तक जो होता है तो इसको आर बोलते हैं, आर यानी त्रिज्या है, रेडियस है उसका ही, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वृत्तखंड पूछेगा, तो देखिए ई वाला भाग जो रहता है इतने दुरंगल जे इना नरंगल है, ये होता है वृत्तखंड, बुझ गया ना, ये होता है वृत्तखंड। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए अब दीर्घ वृत्तखंड देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का परिमाप बराबर जीवा प्लस चाप होता है, इसका नीट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आ जाइए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में, 13 लेसन में आ जाइए, ठीक है। अब देखिए सुनिए, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है ना, सबसे पहले देखिए घन यानी क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन कैसन क्या बनाइएगा ये वाला घन, तो देखिए सुनिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एगो एना का डायग्राम रुकिए, आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, कहीं आपको हम कलर दिखा के बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ऐसे बन लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, पहले एगो ये चौखुट बनाइएगा, ये चौखुट बनता है, एना नहीं बना दीजिएगा, एना नहीं बना दीजिएगा, चौखुट बनता है ये घन, ऐसे बना दीजिएगा। अब फिर ऐसे इसी मतलब बीच में सेंटर लेके, इसी का बीच वाला जो चारों का बीच में होगा ना, उस सेंटर लेके वहीं से एहने वाला सेम बना दीजिएगा स्केल से, ठीक है। इसको मिला दीजिएगा, इसको जो मिलाइएगा ना तो यह बन जाएगा, इसी को बोलते हैं घन। तो भैया घन कौथी सब होता है, तो जना हम लिखे हैं, देखो चीनी जो होता है, चीनी के वो दाना वो घने होता है, वो घन होता है, ठीक है। कमरा यानी घर के जो मकान होता है अपना सब कभी कभी देखिएगा, है ना, कहता है 10x12 के है, 10x कितने के है, तो वो जो होता है वो कमरा, वो जो होता है वो घने होता है। पासा यानी लूडो का जो छकड़ी होता है ना, वो जानते हैं ना, वो क्या होता है ना, घन्य होता है, ठीक है। आइस बर्फ के जो सिल्ला होता है वो घन्य होता है। आइए अब घन का फॉर्मूला देखिए, सुनिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a स्क्वायर होता है। और घन का आयतन क्या होता है, तो a³ होता है। और घन का विकर्ण क्या होता है ना, तो √3a होता है, √3a होता है, √3a होता है, √3 होता है। ये इतने नहीं याद कीजिएगा, इस समझाने के लिए दिए हैं कि रूट के अंदर a स्क्वायर 3 में लिखिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अपन काट लेगा ये वाला, और √3 पर खाली छूट जाएगा, √3 पर खाली छूट जाएगा, तो √3a हो जाएगा। क्या होगा, √3a होगा सिर्फ क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब आगे आइए, अब एक बात और पूछ रहा है आपसे कि अगर इसमें आपको पूछ देगा कुछ हो कि इसमें क्या होता है, TSA क्या होता है, LSA क्या होता है, तो वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे कहीं आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए, देखिए अब कहेगा घनाभ, तो घनाभ जो बनाइएगा तो इसको ऐसे बनाइएगा, आयताकार ऐसे बनाइएगा घनाभ। घनाभ कहीं चौड़ा बनता है ऐसे, क्या समझे, ऐसे बनता है घनाभ। वो करीब बनता था ऐसे, ई बनेगा ऐसे, समझा गया। तो देखिए तब पूछेगा घनाभ का,
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। ठीक है, जहां पर एल का मतलब हो गया लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, आगे समझाएंगे, इस बात को लिखे हुए नीचे में। घनाभ का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यानी चार दीवार का क्षेत्रफल एकरे कहते हैं। अगर घनाभ का वक्र पूछेगा तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, जैसे ईंट होता है, ईंट का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब मोटाई होता है, ये नहीं कहिएगा कि ऊंचाई है, मोटाई भी होता है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी फलक पूछेगा घनाभ में, फलक क्या होता है यानी फेस, तो 6 गो, शीर्ष पूछेगा तो 8 गो जिसको वर्टिसाइज कहते हैं। ठीक है, अब किनारे पूछेगा तो 12 गो एज होता है, इसका किनारा 12 गो होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आइए बेलन यानी सिलेंडर, है ना, तो सुनिए, यानी कहेगा कि बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण मतलब कुल, तो इसका होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर वह कहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, ये ज्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा, 2 पाई आर एच यो पूछता है लेकिन ज्यादा पूछता है, तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब बेलन केहन होता है, ये देखिए एहन होता है, जिना कहेगा बेलन के एग्जांपल, एना दे देगा बेलन, एना बना दीजिएगा, एना को खींच दीजिएगा, एना कर दीजिएगा, एना कर दीजिएगा, और हमें एना एना कर दीजिएगा। ठीक है, ई वाला जो होता है एना ऐसे कर दीजिएगा, इसको बोलते हैं तिरछिया यानी आर, ई वाला जो है ऊंचाई बीच में ऐसे, हम जैसे बनाए आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इसको ऊंचाई बोलते हैं। अब देखिए सुनिए, जैसे ई कथी कथी हो सकता है बेलन, है ना, तो तार हो सकता है, गैस सिलेंडर देखे हैं, गैस सिलेंडर वो होता है ना, उसी टाइप का बेलन, है ना, टंकी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, सिक्का होता है, ये सब बेलने होता है। ठीक है, अब बेलन का आयतन कहेगा तो पाई स्क्वायर एच होता है। खोखले बेलन का आयतन नहीं पूछता है एग्जाम में, ई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, फिर भी देख लीजिए पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको ये तीनों में पूछेगा, है ना। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र पूछेगा तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछेगा तो 2 पाई आर एच होगा, और बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। आ जाइए अब आ जाइए, है ना, शंकु पर। अब शंकु देखिए, सुनिए, अगर शंकु का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। शंकु केना बनता है, तब बर्थडे के टोपी देखे हैं, बर्थडे के टोपी ओहने शंकु होता है ना, ऐसे बनता है शंकु। देखिए, इसी को शंकु बोलते हैं, इसी को शंकु बोलते हैं। यहां से जो आपको दिखेगा इसको आर होगा, ये आर यानी त्रिज्या रेडियस, ये ऊंचाई होगा एच, ई वाला जो ऊंचाई है इसको एल बोलते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। फिगर उतारते जाइएगा सबका, फिगर जरूर उतारिएगा सबका, समझ में आ रहा है ना, फिगर उतारिएगा। देखिए, ये मतलब भुजा होता है, यानी लेंथ बोलते हैं, या साइड का लेंथ नहीं बोलते, साइड बोलते हो, सॉरी हाँ सॉरी, इसको साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा को साइड बोलते हैं। एल मतलब लंबाई यानी लेंथ, विड्थ या ब्रेथ कहते हैं इसको, यानी चौड़ाई को। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई को साइलेंट हाइट कहते हैं। ठीक है, ये सारा आपने देख लिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल होगा। क्या होगा, पाई आर एल होगा। शंकु का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होगा। ठीक है, समझना रहा है आपको। अब आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब देखिए सुनिए, शंकु का आपको बता भी दिए थे फिगर हमने, है ना। अब देखिए, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यानी एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल होता है, तो एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपने देखा शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब देखो गोला, स्फीयर, गोला यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3, है ना, 4 यानी 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है मेरे भाई। अब गोला का वक्र या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों एक होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा दोनों, इसमें दुइयों को फॉर्मूला पड़ेगा, है ना। गोला ऐसा होता है, देखिए यह, है ना, जना बॉल होता है, बॉल फुटबॉल सब वह गोला कहलाता है, बॉल या फुटबॉल गोला होता है। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए, गेंद, गेंद खेलने वाला गेंद, सेमी स्फीयर यानी अर्धगोला देख लीजिए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोला ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है अर्धगोला, है ना। इसको बीच का जो त्रिज्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
ठीक है मेरे कैप्टन लोग। अब देख लो, अब देखो छिन्नक। अब छिन्नक क्या होता है, सुनो, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है, बड़का आर इंटू प्लस छोटका आर होता है, पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर होता है। अब छिन्नक बनता केना है, केना बनाइएगा, देखिए एना कहीं बनाइएगा, कहीं इसका मुंह कहीं ज्यादा लीजिएगा, इसका मुंह ऊपर से ज्यादा लीजिएगा, कहीं पीछे से कम लीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, देखिए बन गया छिन्नक, यानी बाल्टी के तरह। हाँ सही सोचे, बाल्टी के तरह। गिलास होता है ना, गिलास बाल्टी सब वैसे ही बनता है। इसको बोलते हैं बड़का आर, यहां तक को, इसको बोलते हैं छोटका आर, बीच में होता है एच। समझ में आ गया आपको? हाँ वेरी गुड। अब देखिए तो कहिएगा छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल इंटू आर बड़का आर प्लस छोटका आर प्लस पाई बड़का आर स्क्वायर और प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर, यह होता है। ठीक है, छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, नीड पड़ता है इसका, एक दो फॉर्मूला 5 नंबरी में आ जाता है कभी कभी। छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर इंटू आर बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू छोटका आर, है ना, ऐसे ही होता है। 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का प्लस में बड़का आर इंटू छोटका आर, बस ऐसे ही। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, √एच स्क्वायर प्लस आर बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू होल स्क्वायर, बस ये आपको ऐसे याद करना है छिन्नक का। ठीक है, अब सांख्यिकी देख लीजिए, सांख्यिकी देख लीजिए। अब सांख्यिकी देखिए, सुनिए सांख्यिकी को पहले इधर देखिए, इधर है ना 14 नंबर, इधर स्टैटिक्स, इधर देखिए ना सांख्यिकी, इधर देखिए माध्य बराबर क्या होता है, स्टैटिक है ना, माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर क्या होता है, सभी प्रश्नों का योग बट्टा में प्रश्नों की संख्या। अच्छा, माध्य निकालने की क्या विधि होता है, 3टा विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, अपवर्ग विचलन विधि, 3टा विधि होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अच्छा कौन विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से। कल्पित विधि से माध्य बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, यहां पर लिख दिए सिग्मा, यानी योगफल होता है, तो सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ है ना। अच्छा पग विचलन विधि से क्या होगा, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुने एच, बस। जहां पर अगर ये सिग्मा तो सिग्मा होता है, तो बुझिएगा, सिग्मा पढ़ने के लिए समझिए, इसको अगर ऐसे लिखे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे है ना, तो इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, अगर डी निकालोगे कैसे, तो एक्स में से ए घटा के, एक्स क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, है ना, बटा में 2। ठीक है, अब देखिए जहां u बराबर क्या होता है, तो x माइनस ए बटा में एच, u बराबर क्या होता है, x माइनस ए बटा में एच। इसको ऐसे ही लिखिएगा जैसे हमने लिखा है, वैसे ही लिखिएगा आप, समझ आ रहा है आपको, ऐसे ही लिखिएगा जैसे हमने लिखा है। h क्या होता है, तो h इसका वर्ग माप होता है मेरे भाई, h क्या होता है, तो h इसका वर्ग माप होता है। इधर देखो सिर्फ अभी h क्या होता है, वर्ग माप होता है, इधर ही देखना, इधर अभी। अब देखो बहुलक बराबर क्या होता है, मोड बराबर, यानी जिसकी बराबरता अधिक हो वो बहुलक कहलाता है। जैसे 9 है, 8 है, 6 है, 9 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है, तो बेसी बार हमने क्या बोला था, 9 बोला, तो वह हो गया बहुलक। यानी ज्यादा बेरजा आएगा वही बहुलक कहलाएगा, ज्यादा बेरजा आएगा वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, अगर बहुलक एक और फॉर्मूला होता है, वो अवर्गीकृत था, एक होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत अवर्गीकृत। तो एल बराबर, यानी बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f2 अब बट्टा में 2 f माइनस f0 और माइनस f2 अगुने h, ये होता है। माध्य बराबर क्या होता है भैया, है ना, यानी माध्य का बराबर क्या, मीडियन बराबर क्या होता है, तो l प्लस n बट्टा 2 है ना, माइनस सी एफ बट्टा में f अगुने h, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अगर माध्य का वैसे कर विषम वाला रहा तो n प्लस 1 बट्टा में 2 वे और n विषम होगा। तो अगर माध्य अगर सम में रहा तो n बट्टा में 2 प्लस n बट्टा में फिर 2 प्लस 1 अवे मान अब भागा 2, विषम रहा, n अगर सम रहा तो विषम रहा। परिसर बराबर क्या होता है सूत्र, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा जरूरत पड़ेगा, पर यहां से देख लीजिए, परिसर बराबर क्या होता था, उच्चतम सीमा माइनस में निम्नतम सीमा। फिर क्या है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो उच्चतम सीमा है ना प्लस निम्नतम सीमा बटा में 2, है ना। आगे कहेगा 10 माध्य बराबर, यानी माध्य बराबर एक फॉर्मूला और होता है, ये आपको ज्यादा नीड पड़ता है, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या माध्य निकालने के लिए, है ना, तो ऐसे ही निकाला, बहुलक निकालने के लिए तो ऐसे ही निकालना पड़ता है ना। बहुलक निकालने के लिए अगर कह दिया तो देखिए प्लस में है, इधर ले आइए माइनस में, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्यक माध्य, यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने माध्यक, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 माध्य, यानी 2 माध्य, ऐसे होता है फॉर्मूला निकलता है।
14 लेसन इतना ही में खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक भी आपको बोल दिए ना कि एक भी इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं आने वाला है पूरा, है ना, समझ जाइए, खाली बात को देखते रहिए, ठीक है। अब समझिए, अगर पूछ दिया प्रोबेबिलिटी यानी परियकता बराबर, तब परियकता बराबर क्या होता है, तब पीई प्लस पी नहीं बराबर 1। इसको हाँ यानी हाँ में रहता है तो भाई नहीं में के लिए पढ़ते, पीई प्लस पी नहीं बराबर 1, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। परियकता बराबर क्या होता है, घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या, ठीक है। इसको परियकता निकालने के लिए संभव घटना की परियकता 0 से 1 तक बीच होता है, और निश्चित घटना की परियकता 0 होता है, और निश्चित घटना की परियकता 1 होता है। अगर 1 से बेसी रहा 1.1 तो कहीं घटना परियकता हो भी नहीं करेगा। आप परियकता कभी माइनस में -1 रहा या -1.2 रहा, माइनस में परियकता कभी नहीं होगा, है ना। 1 से बेसी नहीं होगा और माइनस में कभी परियकता नहीं होगा, इस बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ताश के कुल पत्ता 52 गो होता है, जब फेस कार्ड पूछेगा कुल फेस कार्ड 12 गो होता है, 6 गो लाल वाला यानी लाल कार्ड और 6 गो काला कार्ड। लाल रंग के बादशाह 2टा होता है, लाल रंग के अगर कहेगा बेगम क्या गो होता है तो 2 गो होता है, गुलाम क्या गो होता है 2 गो होता है, लाल है ना, लाल यानी गुलाम क्या गो होता है तो 2 गो होता है, लाल यानी 12 रंग के बादशाह, काला रंग के बादशाह क्या गो होता है तो वो 2 गो होता है, काला रंग के बेगम क्या गो होगा 2 गो होगा, काला रंग के गुलाम क्या गो 2 गो होगा, पूछेगा आपसे, है ना, इसलिए बाबा लिख दिए यहाँ पर। कुल एक का क्या गो 4 गो, लाल वाला क्या गो 2 गो, है ना, काला वाला क्या गो वो भी 2 गो। अच्छा, पूछ देगा कि ईट का बेगम क्या गो 1 गो, पान के गुलाम क्या गो 1 गो, हुकुम के पत्ता क्या गो तो 13 गो, हुकुम के पत्ता कितना होता है 13 गो होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझिए यहाँ पे। अब समझिए, एक बात और समझ लीजिए, इसमें कुछ बातें छूट गई हैं, वो बात हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर छूट गया तो हम वो ऐड कर देते हैं, 1 सेकेंड वो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कुछ छूट गया है कुछ चीज़ें। अगर आपसे पूछेगा पासा के बारे में पूछेगा मेरे भाई, पासा के बारे में पूछेगा, है ना, यानी डाइस यानी पासा, लीडो के छकड़ी बुझते हैं ना, ओकरे पासा कहते हैं। अगर पासा के बारे में पूछेगा, कहेगा पासा पर कितने अंक अंकित रहता है, तो देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 गो अंक अंकित रहता है पासा पर, ठीक है। कहेगा दो पासा पर कितने परिणाम आ सकता है, तो दो पासा पर कुल परिणाम पूछेगा, अगर दो पासा पर तो कुल 36 परिणाम आएगा, कुल 36 परिणाम आएगा दूगो पासा पर। कुल कितने परिणाम आ जाएगा, कुल 36 परिणाम आएगा दूगो पासा पर। कैसे आएगा, तो 1,1 जैसे देख लीजिए 1,1 1,1 1,2 ऐसे ही करके 1,3 है ना, 1,4 1,5 और 1,6 ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे ही तो फिर 2,1 भी स्टार्ट होगा, ऐसे ही 3,1 भी स्टार्ट होगा, ऐसे ही 4,1 भी स्टार्ट होगा, ऐसे ही 5,1 भी स्टार्ट होगा, ऐसे ही 6,1 भी स्टार्ट होगा, यानी दो पासा फेंकेंगे था और लास्ट में खत्म कथी पर होगा 6,6 पर। तो कुल 6 36 यानी कुल के मिलाइएगा, सब ऐसे ही कीजिएगा, 1,1 2 जैसे किए थे 2,1 2,2 ऐसे ही कीजिएगा, तो कुल कितना परिणाम आएगा, कुल परिणाम 36 गो आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, कुल परिणाम कितना आएगा 36 गो आएगा। माइंड में डाल के रख लीजिएगा इस बात को, ये फार्मूला में आता है नीड, ये फार्मूला के अंदर ही आता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं चीज, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि सिक्का यानी सिक्का, देखो सिक्का का होता है हेड, एगो सिक्का पूछेगा ना मेरे भाई, देखो गौर करना, अगर सिक्का पूछेगा आपसे, इधर थोड़ा समझा देते हैं आपको, इधर 1 सेकेंड आप इसको लिख लीजिएगा, जितना भी बताया आप लिखते जाइएगा उसको, है ना, नोट कर लीजिएगा सबको, है ना। इसको आप ऐसे ही पूरा बना लीजिएगा 36 को, जना 6,6 लिख दिए लास्ट में, ऐसे ही सबको बना लीजिएगा। इसके लास्ट वाला है 6,1 के लास्ट में 6,6 आएगा, ऐसे ही सबका बना लीजिएगा आप, है ना। जैसे 2,1 2,2 2,3 ऐसे ही 2,6 तक जाइएगा, जैसे यहाँ पर 1,5 था 1,6 था, है ना, तो ऐसे ही 2,6 तक भी जाइएगा आप, ऐसे ही 3,6 तक 4,6 तक 5,6 ऐसे ही पूरा लिख दीजिएगा। समझ आ गया ना, कुल परिणाम लिख दिया 36। क्या कि आगे इसका नीड पड़ेगा आपको, जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपके शिक्षक या हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको नीड पड़ेगा उसमें। समझ आ गया आपको। देखिए अगर हम सिक्का का बात करें, एक सिक्का के 2 गो पहलू होता है, एक सिक्का में 2टा, है ना। हम सिक्का का बात कर रहे हैं 2 गो, कौन कौन समझिएगा। हमने कहा एक सिक्का में 2 गो, कौन कौन, तो देखिए अगर हमने कहा आपको, सुनिए एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको बोल दिया, जैसे ही हमने बोला आपको कि एक सिक्का में 2 गो, सबसे पहले हमने लिया मान लीजिए हेड, यानी 2 गो होता है, तो एगो होता है हेड HED, है ना, हेड यानी चित, गौर कीजिए। एगो होता है TAIL, देखिए टेल मतलब होता है मेरे भाई पट, टेल मतलब क्या होता है पट, है ना। तो अगर एगो सिक्का के उछालेंगे, एक सिक्का के उछालने पर कितना परिणाम आएगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, ये आपसे पूछ रहा है।
तो एक सिक्का उछालेंगे तो केवल 2 गो परिणाम आएगा मेरे भाई, सिर्फ 2 गो परिणाम आएगा, 2 गो परिणाम आएगा। एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 गो परिणाम आएगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, बस हेड या टेल, बस 2 ही परिणाम। अच्छा, अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा? 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, है ना? 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा? तो 2 सिक्का को अगर उछालेंगे मेरे भाई, 2 सिक्का को उछालोगे तो कुल जो परिणाम आएगा 4 परिणाम आएगा, 4 परिणाम आएगा मेरे भाई, 4 परिणाम आएगा, कुल 4 परिणाम। कथी सब आएगा? तो हेड हो सकता है, हेड हेड आवे, हो सकता है टेल टेल आवे, हो सकता है हेड टेल आवे, या हो सकता है टेल हेड आवे। अब ऐसे वैसे नहीं आ सकता है, ये लिखते जाना, लिख लेना सब, समझ में आ रहा है? यानी 2 सिक्का को उछालेंगे, यानी दोनों तरफ सिक्का को, 2 सिक्का को उछालेंगे एक रंग के, तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, इससे बेसी कुछ नहीं आएगा। अगर 3 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई, 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या सब आएगा? 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या सब आएगा? 3 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई, 3 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई, तो हो सकता है इसका कुल परिणाम अगर कोई पूछेगा तो 8 गो परिणाम आएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या गो आएगा? 8 गो कुल परिणाम आएगा। कथी कथी आएगा मेरे भाई? देखो, सबसे पहले आएगा हेड हेड आएगा, हेड हेड आएगा, है ना? टेल टेल आएगा, ठीक है, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल हेड आएगा। अब उसके बाद और क्या? 3 सिक्का को उछाल रहे हैं ना, तो ये ऐसे नहीं आएगा, रुक जाइए 1 मिनट। 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 गो हेड आएगा, लीजिएगा ना, हेड हेड आएगा, हेड हेड आएगा, फिर हेड आएगा, तीनों हेड आ सकता है। हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि तीनों में टेल आ जाए, या हो सकता है एगो में हेड आवे, बीच वाला टेल आवे, अब फेरो हेड आवे, या फेरो हेड आवे। हो सकता है इसमें कि एगो पहला टेल आवे, दूसरा हेड आवे, अब फेरो टेल आवे। हो सकता है इसमें कि एगो हेड आवे, फिर हेड आवे, अब फिर टेल आवे। हो सकता है इसमें पहला टेल आवे, फिर हेड आवे, अब फिर हेड आवे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है पहला हेड आवे, दोनों टेल आवे। हो सकता है पहला टेल आवे, दोनों हेड आवे। आई के अलावा कोई परिणाम नहीं होगा, 8 गो परिणाम टोटल होगा, है ना? तो पूरा चैप्टर में भैया इतना ही फार्मूला, और कुछ नहीं पूछता है, और इतना ही फार्मूला है ना? आप पूछेगा, एक और पूछेगा कि पासा में ही पासा है, इसको फेंके तो सम संख्या नहीं प्रयोगता क्या होगा? तो सम संख्या में क्या गो? देखिए, तो 1 2 और 3, बस हो गया। यानी 3 बट्टा में 6 लीजिए, काट के 1 बट्टा 2, है ना? विषम संख्या का बना प्रयोगता क्या होगा? तो वह तो है 1 3 5। भाज्य संख्या का नहीं प्रयोगता क्या होगा? अगर वो पूछ रहे हैं कि भाज्य संख्या, ये सब बता दीजिए, ये सब क्या होता है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा, आप सबको नोट कर, जितना बता दिए हैं भैया उतना नोट कर लीजिएगा सब, ठीक ना? जितना भी बता दिए आपको, समझा भी दिए थे सारा चीज, उतना नोट करते जाइएगा आप। आप देखिए, सुनिए, एगो बात पूछ दिया आप लोग कि मान लीजिए कि अगर ऐसे, अगर आप आपसे पूछ दीजिएगा, देखिए सम संख्या जो है ना, सम संख्या नोट कर लीजिएगा दिमाग में इसको भी, सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्या होता है। अगर विषम संख्या पूछ दिया आपसे, विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, सॉरी भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, 4 है ना, 6 8 9 12 10 होगा, 10 12 ये सब होगा, है ना? यानी आप कहिएगा में विषम आ गया, तो विषम एड होता है, ऐसे एड रहता है विषम। अगर आपसे पूछ दिया कि इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11, 9 नहीं होगा, कट जाएगा, 13 15 नहीं होगा, 17, ऐसा जे खाली 1 से कटे, नहीं तो खुद से कटे, बाकी कौन से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर आपसे फिर पूछ दिया, सम संख्या पूछ गए, विषम पूछ गए, भाज्य पूछ गए, अभाज्य पूछ गए, अगर आपको पूर्ण संख्या पूछ दिया, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 मिला देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होता है। अगर आपसे पूछ दिया फिर कि पूर्ण तो हो ही गया, आप पूछ दिया प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 6 ये सब होता है ना? ये सारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछ दिया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 और फिर लिख दिया 5, तो ये अभाज्य हो जाएगा कि दोनों के HCF 1 होगा, जेकर 1 हो
उसको बोलते हैं सभाज्य संख्या, है ना। गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताइएगा। और पूरा फार्मूला का वीडियो हमने डाल दिया है, ट्रिगोनोमेट्री का आपको ट्रिक भी का वीडियो भी एक में हम नीचे में डाल दिए थे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।